नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ लघु कथाएं के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कथाएं हैं, लघु मतलब छोटी छोटी कथाएं यानी बहुत सारी। तो ये इसमें जो आज हम संकलित कर रहे हैं, लघु कथाएं संकलित कर रहे हैं, जिसके जो रचनाकार है वो है असगर वजाहत। और इनका जो जन्म था 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा के साथ साथ इन्होंने फिल्में और धारावाहिकों के लिए भी पटकथा लेखन का काम किया है। इनकी भाषा में हमें गांभीर्यता, सबलता, भावाभिव्यक्ति व व्यंग्यात्मकता देखने को मिलती है। और इनकी इस रचना में, लघु कथाएं में 4 छोटी छोटी कथाएं हैं जो 4 भागों में विभाजित है, जिसमें पहली है शेर, दूसरी है पहचान, तीसरी है 4 हाथ और चौथी है साझा। जिसमें छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से इन्होंने सरकार है, जो शासन प्रणाली है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। और पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के पहली कथा की ओर बढ़ते हैं, जो है शेर। शेर एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। प्रतीकात्मक यानी जो प्रतीक है, और एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कथा है। शेर जो है व्यवस्था का प्रतीक है। और शेर सभी जानते हैं, शेर किसे कहते हैं। तो व्यवस्था कि कैसे मैनेज करते हैं हम अपने देश को, उस व्यवस्था का प्रतीक यहाँ पर शेर है, जो सबको संचालित करता है। जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच के चलते समाते चले जा रहे हैं। यानी जो जंगल के जानवर है, वो अपने लालच को सिद्ध करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए शेर के पेट में चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि हम इसके पेट में जाएंगे तो हमारा जो लालच है वो पूरा होगा। हम कहानी आगे पढ़ेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि इसका मतलब क्या है। ऊपर देखने से शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है। यानी बाह्य रूप से तो वो काफी शांत अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत अहिंसावादी हूँ, मैं बहुत न्यायप्रिय हूँ, मैं बहुत गौतम बुद्ध का अवतार हूँ। पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, कि जो लोग भेड़चाल की तरह चल रहे हैं और किसी लालच के रहते वो शेर के पेट में चलते चले जा रहे हैं, जब लेखक मना कर देता है तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है, यानी अपने एग्रेसिव रूप में आ जाता है। वो दहाड़ता हुआ उसकी ओर, लेखक की ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता सभी को खामोश करती रहती है। जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहोगे, तब तक आप उनके लिए अच्छे हो। और जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, तो व्यवस्था क्या करती है, खूंखार रूप धारण कर लेती है। तो शेर यहाँ व्यवस्था का प्रतीक है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। कि जो लोग सुविधा के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्रांतिकारी यानी दिखावटी क्रांतिकारी होने का नाटक करते हैं, अपने आप को अहिंसावादी साबित करने की कोशिश करते हैं, तो उनका ऊपर भी इस शेर कहानी कथा के माध्यम से जो रचनाकार है असगर वजाहत जी ने व्यंग्य किया है। तो आइए हम इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि लेखक शहर के आदमियों से डरकर जंगल में चला गया था। तो लेखक क्यों डर गया था शहर के आदमियों से? लेखक शहर के आदमियों से इसलिए डर गया था क्योंकि इस कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि जो लेखक है उसके सिर पे सींग आने लगे थे। तो जब उसके सर पे सींग आने लगे थे, तो जो शहर के लोग थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वो उनके जैसा नहीं दिखता था, तो इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगे थे, उसको ताने कसने लगे थे। इसलिए जो लेखक था छुपने के लिए डर कर जंगल में चला गया था। अब जंगल में तो जानवर ही होते हैं, जानवरों के भी सींग होते हैं बहुत से, तो इसलिए उसको लगा कि जंगल में उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। वहां उसने पहले ही दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक शेर को देखा।
अब शेर को देख के तो सब डर जाते हैं। पहली नजर में वह गौतम बुद्ध का प्रतिरूप नजर आया और जब लेखक ने उसको पहली बार देखा तो उसको लगा कि शेर वैसा शेर नहीं है जैसे आम शेर होते हैं, ये तो बहुत शांति प्रिय शेर प्रतीत होता है, क्योंकि लेखक बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को देखने का आदी हो चुका था। जो गौतम बुद्ध थे वो बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठकर अपने वचन देते थे, अपनी जो पूजा अर्चना थी, जैसे वो तरीका था वो करते थे। तो लेखक को जो थी वो आदत थी गौतम बुद्ध को बरगद के पेड़ के नीचे देखने की। शेर का मुंह खुला हुआ था। अब लेखक क्या देखता है, जो शेर है उसका मुंह खुला हुआ है। लेखक डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर शेर के मुंह के समाते चले जा रहे हैं और लेखक क्या देख रहा है कि जो जंगल के छोटे मोटे जानवर है वो सब अपने आप ही, शेर को कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, उनको खाने के लिए भागना नहीं पड़ रहा, दौड़ना नहीं पड़ रहा, उनको मारना नहीं पड़ रहा, पकड़ना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। शेर आराम से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है मुंह खोल के और अपने आप जो जानवर है उसके मुंह में अपने आप ही जा रहे हैं। शेर बिना हिला डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता चला जा रहा था और शेर भी कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा था, वो चबा नहीं रहा था, उसका मुंह खुला था, वो बस उनको निकले जा रहा था। यह दृश्य देखकर लेखक बेहोश होते होते रह गया, यानी वो डर गया ये सब देखकर। अगले दिन उसने गधे को शेर के मुंह में की तरफ जाते हुए देखा और नेक्स्ट डे उसने गधे को देखा कि वो शेर के मुंह में जा रहे हैं। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि वहाँ हरी भरी घास का मैदान है और जब लेखक ने उससे कहा कि वो शेर तो तुम सबको खा रहा है, निगल रहा है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो उस गधे ने बताया कि वहाँ तो जो हरी भरी घास का मैदान है मैं उसके मुंह में जाऊंगा तो मुझे वहाँ खाने को हरी हरी घास खूब मिलेगी। लेखक ने उसे चिताया कि वह शेर का मुंह है, वहाँ कौन सी घास होगी। गधा बोला कि वह शेर का मुंह जरूर है पर वहाँ है हरी घास का मैदान। यानी यहाँ पर लोगों को ऐसा सिखाया जा रहा था, ऐसा पढ़ाया जा रहा था कि जो शेर है वो हिंसावादी है, वो किसी को खाना नहीं चाहता, वो शांति प्रिय है, वो न्याय प्रिय है और जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी, आपको सिर्फ शेर के मुंह में जाना है। वो ये नहीं सोच रहे कि इच्छाएं पूरी कैसे होगी, अगर हम शेर के मुंह में चले गए तो शेर हमें खा जाएगा, लेकिन वो भी सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे, वो भी अपने लालच के चलते शेर के मुंह में खुद ही जाते जा रहे हैं। लोमड़ी भी शेर के मुंह में इसलिए चली गई क्योंकि उसे बताया गया था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार दिलाने का दफ्तर है और जो लोमड़ी थी वो भी शेर के मुंह में इसलिए चली गई क्योंकि उसको ये बताया गया था कि जो लोमड़ी है, जो शेर है, उसके मुंह में जॉब दिलवाने का, रोजगार का दफ्तर है। उल्लू ने भी शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग बताया, उसे शेर के मुंह में जाना ही निर्वाण का एकमात्र रास्ता नजर आया। निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण उसको कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, जहां आप जन्म और मृत्यु इन सारे बंधनों से, सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे उल्लू को भी वो नजर आया। अगले दिन कुत्तों का जुलूस भी शेर की तरफ बढ़ता चला गया और उसके मुंह में चला गया। अब यहाँ दिखाया जा रहा है कि व्यवस्था ने, यानी जो शेर के नौकर चाकर जो उसके लिए काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा सिखा पढ़ा रखा है कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी आकांक्षाएं, वो सारी शेर के मुंह में जाकर ही पूरी होंगी। तो इसलिए लोग अपने प्रलोभन को, अपने लालच को सिद्ध करने के लिए बिना किसी एफर्ट्स के जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो सभी जानवर कर रहे हैं और शेर के मुंह में जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा समर्थक है। वह अब जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता और लेखक ने सुना कि जो शेर है वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। लेखक ने शेर की सच्चाई जानने की कोशिश की कि क्या ये जो बातें कही जा रही है शेर के बारे में, क्या ये सच है। उसे बताया गया कि शेर के पेट में वास्तविक रोजगार दफ्तर है। उसको बताया गया कि सच में उसके पेट में रोजगार दफ्तर है, जबकि बाहर का रोजगार दफ्तर जो है दिखावा है, मिथ है, मिथ्या है, छलावा है। लेखक ने जब शेर के मुंह में जाने से इनकार कर दिया तब शेर गौतम बुद्ध वाली मुद्रा त्याग कर दहाड़ा और उस पर झपट पड़ा। और जो अभी तक उसके बारे में बता रहा था कि शेर अहिंसावादी है, न्यायप्रिय है, तो जैसे ही उसने देखा कि शेर ने कि ये तो मेरी बात नहीं मान रहा, जैसे और लोग जो है मेरी बात मान के मेरे पेट में समाते चले जा रहे हैं, ये तो मेरे मुंह में नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, अपनी मुद्रा को त्याग दिया, जो अभी तक शांत मुद्रा उसने धारण कर रखी थी, और वो झपट कर लेखक की ओर बढ़ा।
तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो कहानी है वो ये बताती है कि जो सत्ता है, जो यहाँ पे जो शेर को प्रतीक रूप में यहाँ दिखाया गया है, तभी तक चुप रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन किया जाता रहे। जैसे ही कोई व्यवस्था पर उंगली उठाता है, तब यह सत्ता आक्रामक रूप धारण कर लेती है और उसे कुचलने का हर संभव प्रयत्न करती है। तो इस प्रकार ये पहली जो कथा है वो यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत आसानी से समझ आई होगी और इसमें किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं है, किसी कठिन शब्द की ओर घुसने की ज़रूरत नहीं है, किसी और दूसरे मतलब की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने आपको एक्चुअल कहानी और साथ ही साथ उसके मतलब को भी बवास सही समझा दिया है। अब हम बिना किसी देरी के इस कथा के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो लोमड़ी सभी जानते हैं कि वो बेरोजगार थी और रोजगार ढूंढने के लिए उसको बताया गया था कि शेर के मुंह में रोजगार का ऑफिस है, कार्यालय है, जहां उसे नौकरी मिल सकती है। अतः वह नौकरी की एप्लीकेशन यानी अर्जी जमा कराने के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो मैंने शुरू में ही कहा था ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, यानी प्रतीक को आधार बनाकर कुछ और बात कहने की कोशिश की जा रही है। तो कहानी में जो लेखक ने शेर है उसको सत्ता का प्रतीक बताया है। ये सत्ता आम जनता को धोखा देकर तथा विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपनी उंगलियों पर नचाने का प्रयास करती है। तीसरा प्रश्न है, शेर का मुंह और रोजगार दफ्तर के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच में यही अंतर है कि जो शेर के मुंह में गए जानवर हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, वह मुंह में समाकर मर जाएंगे या उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो रोजगार दफ्तर में ऐसी स्थिति नहीं होती, यहाँ पर लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं, वह यहाँ के चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती, बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, यानी उनका शरीर जीवित रहता है लेकिन वो अंदर से मर चुके होते हैं। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं है, वह उनकी आशा को ही समाप्त कर देता है, यानी जो जीने की उम्मीद होती है उसको ही समाप्त कर देता है। चौथा प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का सबसे पहले अर्थ समझना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि प्रश्न पढ़ा और चलिए मैंने आपके साथ सीधा डिस्कस करना शुरू कर दिया। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को 11th-12th में आने के बाद भी नहीं क्लियर होते हैं। तो प्रमाण का मतलब होता है सर्टिफाइड या कोई प्रूफ से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, ट्रस्ट, कि कोई आपको कुछ प्रूफ करके दिखा, उससे ज्यादा कि आप आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इस कहानी के आधार पर उस पर आपको अपने व्यूज देने हैं। तो यदि लोगों को किसी बात पर विश्वास है तो वो प्रमाण को भी नहीं देखते, वो कोई प्रूफ नहीं मांगते, बस विश्वास के सहारे ही खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं, जिसको हम ब्लाइंड ट्रस्ट भी कह सकते हैं। शेर के मुंह के बाहर रोजगार का दफ्तर देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हें बस इतना इस बात पर विश्वास है कि शेर के मुंह में जाकर ही उन्हें सारा प्रकार का सुख प्राप्त होगा, अतः वह किसी तरह के प्रूफ को नहीं देखना चाहते, उसको अनदेखा कर देते हैं, बस वो उनकी बातों में विश्वास करते हैं और उसके मुंह में चले जाते हैं। बहुत ही खराब स्थिति होती है। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। कोई प्रमाण तो नहीं दिया जाता, कोई प्रूफ तो नहीं दिया जाता, प्रूफ तो बाद में हो सकता है कि कुछ करके दिखाता है, शुरू में तो वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं तब उसको वोट देते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वे उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उनके झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। इस प्रकार वे विश्वास में अपना शोषण करवाती है और गलत उम्मीदवार को चुन लेती है। हमेशा नहीं पर कई बार उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। अब ऑब्वियस है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया कि इसमें क्या क्या व्यंग्य किया गया है। हमारी जो सत्ता है, हमारी जो व्यवस्था है, उसके ऊपर यहाँ करारा व्यंग्य किया गया है। तो इस कहानी में लेखक ने हमारी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। शेर के माध्यम से उसने व्यंग्य किया है, यानी शेर को शासन व्यवस्था का प्रतीक यहाँ पर दिखाया है और जो मुंह में घुस रहे जानवर है वो जनता है। पहली बार में कहानी स्पष्ट नहीं हो पाती है। जब हम गंभीरता से इसे पुनः पढ़ते हैं तो समझ आता है कि लेखक ने शासन व्यवस्था पर मजाक किया है। उसे पढ़कर हंसने लगते हैं। शेर का मुंह उस शासन व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें लोग जाकर कभी लौट नहीं पाते हैं, वे मुंह में समाकर मर जाते हैं।
या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यहाँ पर बस विश्वास के सहारे ही खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। यानी ऊपर वाले प्रश्नों में जो शेयर किया था वही सारा इसमें भी आ गया। अंतिम प्रश्न है, यदि आपके भी सींग निकल आते तो आप क्या करते? कि जिस प्रकार लेखक के सींग निकल आए थे और वो शहर छोड़कर जंगल की ओर भाग गया था, तो यहाँ पर भी लेखक आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके साथ भी स्थिति हुई होती तो आप क्या करते? तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मूल्यपरक प्रश्न है। आपको अपने विचार लिखने हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बात को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि मेरे सींग निकल आते तो मैं डॉक्टर के पास जाता और उसके उगने का कारण पूछता। ऑब्वियस है, कोई भागता थोड़ा ना, डॉक्टर के जाएगा या रीज़न पता करेगा सींग क्यों उगाए हैं। उसके बाद प्रयास करता कि इसका इलाज करवाया जा सके ताकि समय रहते मैं इस समस्या से मुक्ति पा सकूं। अब हम दूसरी लघु कथा की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पहचान। अब इस कथा में जो लेखक है उन्होंने राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा जो पसंद आती है ऐसा दिखाया है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। यानी यह राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है कि जो राजा है उसको गूंगी बहरी प्रजा चाहिए, जो राजा जैसा जैसा कहे वैसा वैसा वो मानती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ यानी इसी सच्चाई की पहचान हमसे कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर सही और जरूरी भी ठहराया है। इस चरम प्रगति यानी आर्टिफिशियल दिखावे की प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। यानी राजा को एक ऐसी प्रजा चाहिए जैसा वो बोले वैसा वो करे, जो देखने को बोले वो देखे, जो सुनने को वो बोले वो सुने, जो कहने को बोले वो कहे। मतलब गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा उसको चाहिए ताकि वो उसके कामों में किसी तरह की अड़चन ना बन सके। तो आइए, पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि राजा हुक्म देता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें ताकि उन्हें शांति मिल सके। यानी राजा अपनी प्रजा को कहता है कि अगर आप लोगों को मन की शांति चाहिए तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आसपास के माहौल को, एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो आपको मतलब आपका मन जो है अशांत होगा, आपका माइंड अशांत होगा। तो अगर आपको शांति चाहिए तो आंखें बंद कर लीजिए। और उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रजा है वो राजा पे विश्वास करती है। लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया क्योंकि यही उनका धर्म है। जनता आंखें बंद किए ही अपने सारे काम करती है और जो जनता है वो सारे काम आंखें बंद करके ही करती है। आश्चर्य की बात यह थी कि पहले के काम के मुकाबले में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। कि पहले जब लोग आंख खोल के काम कर रहे थे तो काम पहले से ज्यादा अच्छा हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले लोग अपने आंखों से देखते थे तो अपनी सोच समझ का प्रयोग करके काम को करते थे। लेकिन अब आंख बंद करके लोग जो काम कर रहे हैं तो बस वो मशीनों की तरह अब काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उत्पादन में बढ़त हुई है। फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले ताकि कुछ ना सुन सके। अब शीशा जो होता है एक धातु होता है कि जिसको लाइक आप आयरन जैसे लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, उसको पिघलाकर अगर आप अपने कान में डाल लेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो राजा का हुक्म हुआ कि जो लोग हैं अपने कानों में शीशा डलवा ले ताकि वो कुछ सुन ना सके। राजा के अनुसार सुनना जिंदा रहने के लिए कतई जरूरी नहीं है। और राजा ने फिर तर्क दिया कि अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए सुनना कोई बेसिक नीड थोड़ी ना। तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने इस आज्ञा का भी पालन किया। इससे क्या हुआ? अब लोगों ने सुनना भी बंद कर दिया। देखना तो बंद ही कर दिया था, अब सुनना भी बंद कर दिया। तो उनको ये भी नहीं पता उनके आसपास हो क्या रहा है। उससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और भी बढ़ गया।
फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने अपने होठ सिलवा ले। तर्क यह था कि बोलना उत्पादक में बाधक होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं तो काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बातें करते हैं, बीच बीच में बातें करते हैं तो काम से उनका ध्यान भटकता है। तो फिर राजा ने ये तर्क दिया कि ये भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर अपने होठ सिलवा लिए, पर अब वह खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन खाना भी काम करने के लिए ज़रूरी नहीं माना गया है। और फिर राजा ने तर्क दिया कि काम करना है तो खाना भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वो वैसा ही करते रहे। शासन दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा, और जो शासन था वो दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहा। क्यों प्रगति करता रहा? क्योंकि लोगों की लोगों की देखने की, सुनने की, बोलने की क्षमता खत्म हो गई है। जब वो देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उनको समझ ही नहीं आएगी चीज़ें, और फिर वो बोलकर भी क्या करेंगे? तो ये सारी क्षमताएं उनकी खत्म कर ली गई, उनसे छीन ली गई। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जो खैराती, रामू और छिज्जू, आम जनता यानी जो प्रजा के प्रतीक है, इन्होंने सोचा, यानी ये अपने अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि आँख खोलकर देखा जाए आखिर ऐसा हो क्या रहा है। क्योंकि होठ तो सिलवा लिए, कानों में शीशा डलवा लिया, लेकिन आंखें तो खोल के देख सकते हैं। क्योंकि अब तो जो देश है वो स्वर्ग बन गया होगा। जब तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने केवल राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को देख ना सके, यानी उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनको कोई आसपास प्रजा नहीं दिखाई दी, उनको सिर्फ अपनी तरफ राजा ही राजा दिखाई दिया। यह लघु कथा हमें बताती है कि राजा को गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा पसंद आती है, यानी जैसा वो कहे वैसे उसके रूल्स को फॉलो करे। अगर वो उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसकी बात को काटेंगे, तो राजा को वो पसंद नहीं आएगा। और हुआ भी यही। वह हर संभव प्रयास करता है कि प्रजा की पहचान खो जाए और वह केवल राजा की ओर देखती रहे। हुआ भी यही। राजा ने जैसा कहा, प्रजा ने वैसा किया, और अंत में हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें प्रजा नहीं दिखाई दी, उन्हें सिर्फ राजा ही दिखाई दिया। वह जनता को एकजुट होने से रोकती है और इसी को अपनी सफलता मानते हैं, क्योंकि जनता एकजुट हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो सकती है। तो उसने जब लोगों को सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खत्म कर दी, तो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, तो राजा के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? तो इस तरीके से राजा ने एक चाल और चली और प्रजा को बेवकूफ बना दिया। तो इस प्रकार ये पाठ जो है यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं अब हम। इसका पहला प्रश्न है कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें? राजा ने जनता को ऐसा हुक्म इसलिए दिया ताकि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाए, यानी वो उन चीजों से दूर हो जाए, उन्हें पता ही ना चले हो क्या रहा है। इस तरह वह लोगों का मनचाहा शोषण कर उनसे अपना कार्य करवाता रहेगा, क्योंकि किसी के साथ गलत हो रहा था वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता, डिस्कस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे कुछ सुनाई दे रहा है, ना वो बोल सकता है, ना वो किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उसको देख सकता है। तो इस तरह वह लोगों को मनचाहा प्रयोग कर रहा था। दूसरे, वह लोगों की एकता की शक्ति को समाप्त कर रहा था। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। यदि लोगों की आंखें खुली रहती तो शायद वे न्याय के विरुद्ध आवाज उठाते और अशांति व्याप्त हो जाती। शांति के बहाने से वह उन्हें सत्य देखने से रोक रहा था। दूसरा प्रश्न है, आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने के क्या परिणाम निकले? आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं हो रहा उनके आसपास हो क्या रहा है। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आजादी दे दी। उत्पादन क्षमता का विकास हुआ तथा एकाग्रता अवश्य बढ़ी, पर वह मात्र भ्रम थी। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ में आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जिस विकास और प्रगति के नाम पर वह ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा था। तीसरा प्रश्न है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इसके निहितार्थ लिखिए कि इसके क्या अर्थ थे। पहला था, प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले। पहला यही आदेश था। इसमें छिपा निहितार्थ ये था कि लोग राजा के अत्याचार, शोषण तथा दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाए, यानी उन सब चीजों को ना देख सके। इस तरह वह लोगों का मनचाहा शोषण कर उनसे अपने कार्य करवाता रहेगा। दूसरा था, प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले। इससे लोगों द्वारा सुनने की जो क्षमता थी वो खत्म करके वे अपने विरोधियों को चुप रख सके। लोग राजा के विरुद्ध सुन ही नहीं पाएंगे तो वह उसका विरोध कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, अगर किसी से वो सुन ही नहीं पाएंगे तो वो कैसे उसके अगेंस्ट जाएंगे? प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों के विरोध करने की शक्ति को ही समाप्त
कर दिया। यानी बहुत ही चालाकी से राजा ने यहाँ काम किया। चौथा प्रश्न है, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा, क्योंकि कोई कुछ कहेगा नहीं, किसी के उसके विरुद्ध नहीं उठेगा, या कुछ गलत कर रहा होगा तो उसको नहीं बोलेगा, तो ऑब्वियस है वो उसका थोड़ा जो बिहेव हो जाएगा वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। इससे उसकी प्रगति तथा विकास तो होगा ही नहीं, वह राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उनकी मेहनत पर राजा अधिकार कर लेगा और उन्हें अपना गुलाम बना देगा। पांचवा प्रश्न है, खिराती रामू और छिज्जू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे, गूंगे तथा बहरे बनने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब राजा की कठपुतली से यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते थे तो उनके पास अब कुछ शेष नहीं था। वे अपनी पहचान खो चुके थे, अतः राजा के अतिरिक्त तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। राजा उनकी पहचान बन जाता है, बस उसके आदेश का पालन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अतः जब वे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो मात्र राजा ही दिखाई देता है। छठा प्रश्न है, गांधी जी के तीनों बंदर आंख, कान, मुंह बंद करते थे, किंतु उनका उद्देश्य अलग था कि वह बुरा न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे। यह राजा ने अपने लाभ के लिए, राज्य की प्रगति के लिए ऐसा किया। दोनों की तुलना कीजिए, यहाँ पर भी वही है कि वो बुरा नहीं देखेंगे, नहीं बुरा सुनेंगे, नहीं तो फिर वो बुरा बोल कैसे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो शोषण होते हुए देखेंगे ही नहीं, वो किसी राजा के अगेंस्ट कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे अपने साथ हो रहे शोषण या किसी और के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। तो गांधी जी के तीनों बंदरों का उद्देश्य बहुत ही अलग और शुद्ध है। वे आंख बंद किए रहते हैं ताकि बुराई को ना देखें। बुराई को देखकर मनुष्य स्वयं बुराई करने के लिए प्रेरित होता है, ये फैक्ट है। अतः इस तरह बुराई की तरह मनुष्य को जाने से रोका गया है। दूसरा बंदर बुराई न सुनने के लिए कहता है। दूसरे की बुराई सुनने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। दूसरे की बुराई सुनकर उसके मन में भी बुराई आ सकती है, यानी वो भी बुराइयां करनी शुरू कर देता है। अतः उसे ऐसा करने से रोका गया है। इसी तरह तीसरा बंदर मुंह बंद करके बताना चाहता है कि हम बुराई नहीं बोलेंगे, यानी हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। इस तरह बुराई को मुंह से ही नहीं निकालने के लिए प्रेरित किया गया है। तीनों चीजें क्लियर हैं। इस तरह मनुष्य को पवित्रता की ओर बढ़ाया गया है। जब वो किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, ना ही कुछ गलत देखेंगे, ना ही कुछ गलत सुनेंगे, तो वो एकदम प्योर है, शुद्ध है। राजा द्वारा प्रजा की आंखें बंद करवाना, कानों में सीसा डलवाना तथा मुंह को सिलवा देना प्रतीक है कि प्रजा को इस कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था। यह कार्य प्रजा अपनी स्वेच्छा से और अपनी प्रगति के लिए नहीं कर रही थी। यह राजा द्वारा उन्हें बहका कर यह जबरदस्ती करवाया जा रहा था। इसमें प्रजा का नुकसान है, उसकी खुशहाली और प्रगति की बातें मात्र झूठ और धोखा है। अतः दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर है। अगला प्रश्न है सातवां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक देखिए और उस राजा से पहचान के राजा की तुलना कीजिए। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, उसमें भी यही था कि अंधेर नगरी यानी ऐसी नगरी जहाँ का राजा भी चौपट, यानी वो भी मूर्ख है, उसको भी कुछ नहीं पता। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित इस नाटक में राजा नीरा मूर्ख है, बिल्कुल बेवकूफ है। उसके पास ऐसी बुद्धि नहीं कि वह प्रजा की सोच को बंद कर सके। ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर है। वह अपने अजीब फैसलों से जनता को परेशान करता रहता है। उसके यहाँ रबड़ी से लेकर सोना तक एक आने से शेर में मिलता है। अर्थात वह कीमती और मूल्यहीन वस्तुओं की भी कीमत एक सी रखता है। उसे प्रजा की प्रगति और विकास से कोई सरोकार नहीं है। न्याय के नाम पर किसी और के स्थान पर किसी दूसरे को फांसी चढ़ा देता है, यहाँ तक कि अंत में अपनी मूर्ख बुद्धि के कारण स्वयं ही फांसी पर लटक जाता है। यानी दोनों राजाओं में जमीन आसमान का फर्क है। जो पहचान का राजा बहुत ही शार्प है, बहुत ही चतुर है, बहुत चतुराई से वो लोगों का शोषण कर रहा है, लेकिन जहाँ का राजा ही चौपट हो तो वहां की नगरी में तो अंधेर होगा ही। इसका भावार्थ ये है। इस पाठ का राजा बहुत बुद्धिमान है। वह जानता है कि जनता को अपने फायदे के लिए कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, अपनी शक्ति का कैसे गलत फायदा उठाया जा सकता है। वह जनता को विवश कर देता है कि प्रगति तथा विकास के लिए अपनी आंख, कान तथा मुंह को बंद करके रखे। वह जनता का फायदा भी उठाता है, उन्हें पता भी नहीं चलने देता है। अतः यह राजा अधिक चतुर है।
आइए तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, चार हाथ। चार हाथ जो कथा है उसमें पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है। जो पूंजीपति लोग हैं वो तरह तरह के उपाय कर मजदूरों को पंगु यानी अपाहिज बनाना चाहते हैं। वह उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं, यानी उनकी पहचान ही खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ इतने लाचार हो जाते हैं कि पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो कितनी भी छोटी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं। और जो मजदूर है वो विरोध करने की स्थिति में नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं कमाऊंगा कब, अगर मैं इनके अगेंस्ट ही जाता रहूंगा, इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ता रहूंगा। इसलिए वो कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है कि जो एक मिल मालिक है, पूंजीपति है, उसके दिमाग में बड़े विचित्र ख्याल आते हैं, बड़े अजीब गरीब से ख्याल आते हैं। वह सोचता था कि सारा संसार मिल बन जाए, यानी एक फैक्ट्री बन जाए और वहां अन्य चीजों की तरह आदमी भी बनने लगे। और जिस प्रकार फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, अलग अलग मशीन है या कुछ भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो चाहता है कि जो इंसान है वो भी प्रोडक्ट की तरह उस मशीन में फैक्ट्री में बनने लग जाए। वह सोचता है कि यदि मजदूर के 2 के स्थान पर 4 हाथ हो तो काम बहुत तेजी से होगा, उसका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। यानी एक मजदूर में 4 हाथ हो तो वो जो सैलरी उसे एक मजदूर को दे रहा है तो 2 बंदों की सैलरी वो उसमें एडजस्ट कर लेगा, है ना। सैलरी तो वो एक बंदे की देगा लेकिन काम जो करेंगे 2 बंदे का, वो 4 हाथ करेंगे। तो वो बहुत विचित्र से ख्याल थे और वो सोचता भी था क्योंकि वो अपना मुनाफा चाहता था। उसने यह काम वैज्ञानिकों से कराने की बात सोची, अतः बड़े बड़े वैज्ञानिकों की मोटी तनख्वाहों पर उसने नौकर रखा। कई साल के प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने इसे असंभव बताया कि ये नहीं हो सकता। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वह स्वयं इस काम को पूरा करने में जुट गया और वो खुद ही ये काम करने में लग गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्हें अपने मजदूरों में फिट करवाना चाहा, यानी उनमें लगाने की कोशिश की। देखिए वो खुद एक साइंटिस्ट नहीं है, कितना घिनौना काम वो कर रहा है, पर यह हो न सका। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे पर उसका उनसे काम ना हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवाए पर मजदूर मर गए। ऑब्वियस है, उन्हीं में एक्सपेरिमेंट वो करे जा रहा है तो मजदूर मरेंगे ही, उनके शरीर के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। आखिर में उसके एक बात समझ में आ गई कि उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और उसी पैसे में दुगने मजदूर रख लिए। यानी जो मान लीजिए पहले से उसके पास मजदूर है उन सबकी सैलरी कम कर दी और जो हाफ सैलरी उसने की है वही हाफ सैलरी में उसने और भी मजदूर अपॉइंट कर लिए। मतलब उसने अपना फायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किया ही किया। अब इस लघु कथा से हमें यही पता चलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति तरह तरह के उपाय करके श्रमिकों को अपाहिज बनाना चाहता है, मनचाहे ढंग से काम कराना चाहता है, उनका शोषण करना चाहता है और मजदूर विरोध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मनस्थिति है ही नहीं कि वो इनके खिलाफ जाकर अपनी नौकरी को त्याग कर इनके अगेंस्ट खड़ा हो सके। पहला प्रश्न है कि मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। तो बहुत से उसने काम किए कि उसने पहला था कि वैज्ञानिकों को कई वर्ष तक मोटी तनख्वाहों पर रखा लेकिन उसे इसका कोई परिणाम नहीं मिला। दूसरा, उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाने की कोशिश की लेकिन वो व्यर्थ हुआ। उसने लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगाए लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ और उसने लोहे के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगवाए लेकिन इससे मजदूरों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। 4 हाथ ना लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? यही समझ आया कि ये सब करना जो है वो व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करके नए मजदूर इसी मजदूरी पर रख लो और अपना कार्य तेजी से करवाओ, क्योंकि उसको तो लोगों की मजदूरी का फायदा उठाना था, मजबूरी का, और उसने वही किया। लोगों को नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए मजदूरों को, तो वो काम करने को तैयार थे कम सैलरी पे भी और उन्होंने काम किया। तीसरा, आप यदि मिल मालिक होते तो उत्पादन को दोगुना करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे आपके सोच आएगी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यदि मैं मिल मालिक होता या होती तो उत्पादन को दोगुना बढ़ाने के लिए मजदूरों को बोनस देता, जिसे इंसेंटिव भी कहते हैं। कि इससे क्या होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने काम में तो आपको कुछ इंसेंटिव देकर, यानी जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, छोटे बच्चों को लालच दिया जाता है ना कि कोई उसको टॉफी दे दी, उसको चॉकलेट दे दी, तो इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करोगे तो उसे बोनस देना, ऐसे उपहार
रखता, जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता कि अगर मैंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे ये गिफ्ट मिलेगा। उसको ओवर टाइम देता। इसके अतिरिक्त उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता। मुझे यकीन है कि इसके बाद मेरा उत्पादन 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगा। अब हम चौथी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है साझा। जो साझा है, उस कहानी में जो उद्योग होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उन पे कब्जा जमाने के बाद जो पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी है, गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। यानी गांव का जो थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड रखता है आर्थिक रूप से, इसमें भी वो लोग भी शामिल होते हैं। वे किसान को साझा खेती करने का झांसा देते हैं, यानी साथ मिलकर, और उसकी सारी फसल हड़प लेते हैं। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। हाथी के पेट में यानी जो बड़ा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है, जो मेंटली स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो उनका यूज़ कर लेता है। ये हाथी कोई और नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। ये कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों को की भी पड़ताल करती है। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि किसान यद्यपि खेती की बारीकियों से परिचित था, कि जो किसान था उसको खेती आती थी, पर वह उसको डरा दिया गया था कि आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते या आप खेती नहीं कर सकते, इसमें ये चीज़ चाहिए। सब कुछ उसको आता था, लेकिन उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको डरा दिया गया था। अतः अकेले खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। शेर, चीते और मगरमच्छ, यहाँ जानवरों की बात नहीं हो रही। शेर, चीते, मगरमच्छ, यहाँ बात की जा रही है उन लोगों की जो कपटी थे, छल कपट करते थे, जो चालाकी जानते थे, तो वो उनके साथ पहले काम कर चुका था, तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस इस वजह से भी खत्म हो चुका था। अब हाथी जो प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, प्रभुत्वशाली जो बड़ा है, जिसके समाज में एक रिस्पेक्ट है, उससे अपने साथ साझे की खेती करने की जिद कर रहा था। और जो हाथी था उसके साथ, किसान के साथ साझे की खेती करने की जिद कर रहा था। हाथी उसे साझे की खेती के लाभ समझाता है कि इससे छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। किसान अंततः तैयार हो जाता है और किसान कैसे न कैसे उसकी बात को मान लेता है। जब उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया, हाथी ने गन्ने की खेती में अपने साझे का पूरे जंगल में प्रचार कर दिया। किसान फसल की सेवा करता रहा। जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी खेत पर बुला लाया। यानी सारी मेहनत किसान ने की, हाथी का काम इतना था सिर्फ प्रचार करना, और सारा क्रेडिट भी उसी ने खाया एंड में। वह चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। इस पर हाथी बिगड़ गया। वह बोला, अपने और पराये की बात मत करो, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। जब आदमी गन्ने के साथ साथ हाथी की तरफ खींचने लगा तब उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी बोला, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह उसके साझे की खेती बट गई। यह लघु कथा बताती है कि किस तरह गांव का प्रमुख वर्ग किसानों की फसल को साझे का झांसा देकर हड़प कर जाता है। यानी हाथी इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और एक आदमी छोटा सा, उसने अपने मुंह में गन्ना ले रखा, तो ऑब्वियस है जब हाथी उसको शक करेगा, हाथी उसको अपनी ओर खींचेगा, तो गन्ने के साथ आदमी भी आएगा। तो ये प्रभुत्वशाली यानी पावरफुल जो लोग हैं उनका प्रतीक है कि किस तरीके से वो उसका शोषण कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उसे। और किसान भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो निसहाय है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कोई सपोर्ट भी करेगा तो कोई कितना उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है, साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। हाथी ने बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा, ऑब्वियस है वो बड़ा है, बाद में उन दोनों फसल को आधा आधा बांट देंगे। उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का फायदा होगा कि जंगल के छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस है वो उसके साथ पार्टनरशिप में है, तो लोग उससे डरेंगे। हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। दूसरा प्रश्न, हाथी ने खेती की रखवाली के लिए जंगल में घोषणा की कि किसान की खेती में उसका भी साझा है। किसी भी जानवर ने उसकी इस घोषणा की अनदेखी की तो उसके लिए उचित नहीं होगा, यानी कोई भी उसकी किस खेत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। तीसरा है, आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी।
हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। साझे का अर्थ यह नहीं कि वह फसल आधा आधा बांट लें। साझे का अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना जो था खाना आरंभ किया तो वह खिसते हुए हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ने को पूरा खा लिया। तो इस प्रकार ये भी कथा यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ चारों लघु कथाएं आपको बहुत आसानी से समझ आई होंगी और ये बहुत आसान भी थी। चारों में ही पावरफुल लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने से छोटे लोगों को डोमिनेट करते हैं, चाहे वो शासन व्यवस्था क्यों ना हो, चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो, चाहे कोई पूंजीपति ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। जिसके पास पावर है वो अपने से नीचे तबके को दबाता है और दबाने की कोशिश करता है और ये हमेशा से चलता आया है। तो इस प्रकार ये कहानियाँ यहाँ समाप्त होती हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।